बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल रमज़ान लॉ एसोसिएट्स पे मैं हूं बैरिस्टर हारिस रमज़ान। आज का टॉपिक है 18वीं तरमीम और इसका इम्पैक्ट पूरे सूबों के ऊपर और पूरे मुल्क के ऊपर। हमें ज्वाइन किया है एक बड़े ही माहिनाज यंग लीगल प्रोफेशनल ने, जिन्होंने बड़ी कम उम्र में अपना बहुत नाम बनाया और इस एरिया के अंदर उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज भी डेवलप की हुई है। मैं उनका थोड़ा तारुफ आपको करा दूं। Hassan A. Niazi is an advocate of the High Court with over 6 years of litigation experience. He is currently legal counsel for Facebook's Asia Pacific office in Singapore, where he focuses on advertising the company on free speech issues in the South Asia region. Prior to joining Facebook, Hassan worked for some of the major law firms in the country, including Bhandari, Naqvi, and Riaz. He specialized in constitutional and appellate litigation. Along with legal practice, Hassan was a visiting faculty member at the Lahore University of Management Sciences and has a regular Tuesday column in the Express Tribune's op-ed section. Hassan did his LLB honors degree from the University of London's external program, graduating with a first-class honors. He was the recipient of the Routledge Law Prize and the University of London Prize for Academic Achievement. He did his LLM from the New York University, where he was a Hauser Global Scholar. MashaAllah, what an amazing academic background. Hassan, thank you so much for joining us. और मेरे सेशन में आप आए हो, आपने टाइम निकाला, आप बिजी हो अपने कामों में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई जस्ट जंप ऑन टू यू कि आप मुझे थोड़ा सा हमें हमारी ऑडियंस को गाइड करें विद रिगार्ड्स टू द 18th अमेंडमेंट। आपके ख्याल में ये किस तरह डेवलप हुई, इसका क्या इम्पैक्ट आया, और आजकल जो बहुत सारी मीडिया डिबेट होती है जिसमें बहुत सारे नॉन टेक्निकल लोग इस गुफ्तगू में पड़ जाते हैं, ऑडियंस को हमारी बताइए इसकी पूरी बैकग्राउंड। ओवर टू यू सर। Thank you, Aja साहब. I mean, thank you for having me and thank you for the introduction. It's my pleasure actually कि मैं इसमें शामिल हो सकता हूँ. जी हसन। जी, थैंक यू आजा साहब, आपने मुझे इस पे इनवाइट किया एंड थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आपका, स्पेशली इन टाइम्स में, यू नो, इट बहुत से लोगों को एक्सेस देता है कि लीगल इंफॉर्मेशन पे हम डिबेट कर सकें. सो थैंक यू फॉर दैट. मेरा प्लेजर है इसमें होने का. तो आपने बिल्कुल सही कहा, 18वीं तरमीम का आजकल बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है. एक्चुअली मैंने देखा है कि पिछले 1-2 सालों से काफी इस बात पे डिबेट हो रही है कि 18वीं तरमीम को हमें चेंज करना चाहिए, रिपील करना चाहिए. और इसके पीछे मैंने देखा है 1-2 एलिमेंट्स हैं जो कॉमन थीम्स हैं जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि शायद इसको रिविजिट करना चाहिए. उसमें एक आता है कि 18वीं तरमीम, लोगों को बैकग्राउंड देने के लिए जो शायद फेमिलियर ना हो इसके साथ, 18वीं तरमीम ने ये किया था कि उसने आइन में बहुत सारी अमेंडमेंट्स लाई थी, जिसमें सबसे मेन ये थी कि पहले आइन में होती थी एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट. वो लिस्ट बताती थी कि फेडरेशन किन चीजों पे कानून बना सकती है और सूबे और फेडरेशन मिलके किन चीजों पे कानून बना सकते हैं. 18वीं तरमीम ने कंकरेंट लिस्ट हटा दी, जिसका मतलब था कि अब फेडरेशन सिर्फ उन सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकती है जो स्पेसिफिकली आइन में लिखे हुए हैं, और बाकी जो कुछ भी है वो सूबों के पास है अब इख्तियार. दूसरी जो बहुत मेजर चीज उसने की थी रिस्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में, वो थी कि एनएससी अवार्ड, 7वां जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन उसने कहा कि इस अवार्ड में, जिसमें 57% शेयर फिस्कल रिसोर्सेज का सूबों को दिया गया था, उस अवार्ड को कम नहीं किया जा सकता फ्यूचर अवार्ड्स में. तो सूबों को जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी उसके साथ फेडरेशन मेडल नहीं कर सकती थी अनलेस आप पूरे आइन को अमेंड करें. और जिस तरह आपको पता है, आइन को अमेंड करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, जो कि इस वक्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है. तो आपको ब्रॉड कंसेंसस चाहिए. अब एक सवाल आता है पाकिस्तान की स्पेशली हिस्ट्री में, जहां पे हमेशा पावर सेंटर के पास थी, कि इसका फायदा क्या है, सूबों को ऑटोनॉमी देने का क्या मकसद है. उसमें 1-2 मेन थीम्स पे हम बात कर सकते हैं.
पहली बात तो ये है कि ये जो फेडरलिज्म का आइडिया है, इस पे बहुत ज्यादा डिबेट हुई थी जब अमेरिका का आइन बन रहा था। उस वक्त जो उनके फ्रेमर्स थे, उन्होंने अखबारों में और इसी तरह डिबेट शुरू की थी नई आइन बनाने के लिए, जिसमें जो एक फेडरेशन होनी थी। अमेरिका में पहले सारा पावर स्टेट्स के पास होता था, कोई सेंटर था ही नहीं। जब उन्होंने आइन बनाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा एक सेंटर होगा, एक फेडरेशन हम होंगे। तो उसमें अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि इसका मकसद ये है कि जब आप पावर डिस्पर्स करते हैं तो कोई एक अदारा या एक स्टेट या एक सेंटर का सारा पावर अपने पास नहीं रख सकते, एक चेक्स और बैलेंसेस बन जाते हैं, पावर कंपीट करना शुरू होता है। एक तो मकसद ये था। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक इम्बैलेंस ऑफ पावर हमेशा रहा है सेंटर के पास, जिसकी वजह से हमने मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स भी देखे, डिस्प्रोपोर्शनेट पावर बाय पॉलिटिशियंस भी देखा जो सेंटर को कंट्रोल करते थे, जिसकी वजह से कुछ सूबों को कभी उस तरह राइट्स और इम्पोर्टेंस और ऑटोनॉमी नहीं मिलती थी, जिस तरह बलूचिस्तान हो गया, जो हमेशा एक केस रहा है पाकिस्तान के। दूसरा मेन बात ये थी कि द सेंटर इज नॉट सपोज टू डील विद एवरी सिंगल इशू फेस्ड बाय द कंट्री। कुछ बहुत लोकलाइज्ड इश्यूज भी होते हैं। अब लोकलाइज्ड इशू है, उसके सबसे करीब उन लोगों के कौन होता है? लोकल गवर्नमेंट होती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है। वो एक डेमोक्रेसी में ज्यादा अकाउंटेबल रहेंगे एज अपोज टू फेडरेशन, जो कि बहुत डिस्टेंट हो जाती है आम लोगों से। फेडरेशन का मकसद है कि वो बड़े नेशनल लेवल की चीजें देखें, नेशनल सिक्योरिटी हो गई, मेजर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, और सूबों को आपने दे दिया। मतलब ये तो डिवीजन ऑफ लेबर का सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। आपने सूबों का कि आप देखें आपके सूबे में एजुकेशन कैसी है, आपके सूबे में हेल्थ कैसी है। तो इससे मेन पर्पसेस कोई बहुत ही समराइज्ड वर्जन में सूबों को ऑटोनॉमी देने का मकसद था। और एक और चीज मैं ऐड करूंगा जो कि हमने देखा भी है कि जब आप सूबों को ऑटोनॉमी देते हैं, उससे एक एक्सपेरिमेंटेशन का सिस्टम भी बन जाता है। डिफरेंट सूबे डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं और आप रियलाइज करते हो कि नए आइडियाज शायद एक सूबा दूसरे को देखे कि इसने कोई ऐसी चीज की है, इसने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए। अमेरिका में हेल्थ केयर सिस्टम इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। मैसाचुसेट्स स्टेट ने ये चीज एक एक्सपेरिमेंट किया हेल्थ केयर सिस्टम का, वो फिर रेप्लिकेट करने की कोशिश की उन्होंने फेडरल लेवल पे। अभी कोविड के रिस्पांस में हमने देखा सिंध का जो लॉकडाउन का प्रोसेस था, वो दैट वाज अहेड ऑफ अदर प्रोविंसेस। फिर उन्होंने और फेडरेशन ने देखा कि हमें इसे करना चाहिए। तो ये कुछ फायदे हैं इस चीज के। और फिर ऑब्वियसली जो एनएफसी अवार्ड ने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वगैरह दी, उससे जो रिजेंटमेंट थी जो पैदा होती थी सूबों में कि जी हमारे नेशनल रिसोर्सेज आप दूसरे सूबों को दे देते हैं या सेंट्रल ले जाता है, वो खत्म करने की कोशिश की। हसन, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया और बहरहाल एक बहुत बड़े टॉपिक को बड़ी क्विकली आपने ना एक छोटी फॉर्म में, मतलब ऑडियंस के लिए बड़ा अच्छा, इट वाज एन एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है हसन कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सूबों को उनका एक ड्यू शेयर उनको मिलना चाहिए और ऑफ कोर्स हर सूबा जो अपने हिसाब से ग्रोथ देख सकता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे जिसके अंदर आपको जो फेडरेशन है उसको एक बैलेंस क्रिएट करने की बड़ी सख्त जरूरत पड़ती है। अब फॉर इंस्टेंस अगर देखा जाए, आटे की बेतहाशा पैदावार जो है वो पंजाब में होती है। इसी तरह बहुत सारा हाइड्रल डैम्स जो हैं वो केपी में लगते हैं। अगर हम ये चीजें सेपरेट कर दें तो इसका मतलब है कि केपी में बैठे हुए बंदे को ऑलमोस्ट बिजली मुफ्त पड़ेगी और जो पंजाब वाला है उसको उसकी बिजली के बड़े नर्ख देने पड़ेंगे, एंड वाइसा वर्सा कि अगर आटा जो है वो पंजाब में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो केपी में वो नहीं जाता या बलूचिस्तान में नहीं जाता। इसलिए फेडरल गवर्नमेंट को एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए एक बेस मिनिमम प्राइस वो रखते हैं ताकि सारा मुल्क एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। तो मेरी इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, इस तरह की सिचुएशंस में जिस तरह आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक की बात की, विच इज डैम्स, एनर्जी, इन चीज़ों के बारे में आपने बात की। आई थिंक आइन में जो सिस्टम बनाया गया था इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, उसे एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, जो अनफॉर्चुनेटली हमने 18वीं तरमीम के बाद नहीं एक्सप्लोर किया, जो कि है एक सिस्टम कॉल्ड द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट।
सही है। 18वीं तरमीम ने कहा कि एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाएंगे जो कि इन्हीं इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए होगा, जिसमें सारे सूबों और फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और वो आके इन चीजों पे बात करके कोई कॉम्प्रोमाइजेस ढूंढेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमने कभी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश नहीं की, राइट? हमने हमेशा, हमारी पॉलिटिक्स में अनफॉर्चुनेटली एक पोलराइजेशन रही है जो अभी तक है। सिंध की गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को नहीं ट्रस्ट करती, फेडरल गवर्नमेंट सिंध को नहीं ट्रस्ट करती, बलोचिस्तान की गवर्नमेंट बाकियों को नहीं ट्रस्ट करती। ये एक अनफॉर्चुनेट सा मैकेनिज्म है जिसको रिजॉल्व करने के लिए एक फोरम बनाया गया। अब उस फोरम के थ्रू डिसीजन मेकिंग होनी थी जो कि इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकती है। अब हाँ, हम बहुत सी और बातें कर सकते हैं, जैसे आपने कहा आटे की कीमत और किस तरह उसका ट्रेड होगा, वो मेरे ख्याल से शायद कैप्चर हो सकता है क्योंकि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट देती है इख्तियार फेडरेशन को कि इंटर प्रोविंशियल ट्रेड और कॉमर्स पे इख्तियार फेडरेशन का ही है। एज लॉन्ग एज वो बैरियर्स ऑफ प्रोविंसेस क्रॉस करे ट्रेड, तो फेडरेशन के पास इख्तियार है उसका। मगर इन मैकेनिज्म्स को जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक हम इन्हें डेवलप नहीं करने की कोशिश करेंगे, हमें एक्चुअली नहीं पता कि 18वीं तरमीम कितनी सक्सेसफुल है, क्योंकि वो हमने बहुत सी चीजें बना दी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की तरह, उसे कभी हमने इंप्लीमेंट नहीं किया। अभी भी कोविड की रिस्पॉन्स में पीटीआई गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू नहीं जा रही, उन्होंने एक अलग इंस्टीट्यूशन नोटिफिकेशन के थ्रू बना दी है जिसके थ्रू वो डिसीजन कर रहे हैं, और इसलिए प्रोविंसेस हट गए हैं। मतलब सिंध का सूबा मेनली हटा है क्योंकि बाकियों में तो फिर भी पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन है। बट इसी तरह एक और मैं इसका मिसाल दूं, जो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म 18वीं तरमीम की एक और की जाती है, वो ये है कि ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम तो कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ सही तरह। अब वो एक अनफॉर्चुनेटली ये एक बिल्कुल सही बात है, हमने कभी उस सिस्टम को रिप्रेजेंट ही नहीं, इंप्लीमेंट ही नहीं किया जिसके बेसिस पे 18वीं तरमीम ने कहा था डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। अब आप देखेंगे हमारे एमएनए जो होते हैं उनसे कहा जाता है, या एमपीए जो होते हैं उनसे कहा जाता है कि हर छोटा सड़क ठीक कर दें, ये चीज ठीक कर दें। ये तो लोकल गवर्नमेंट्स का काम है, एमपीए एमएनए का तो ये काम ही नहीं होता। मगर हमने वो सिस्टम, सियासतदानों ने वो सिस्टम इम्प्लीमेंट ही नहीं किया क्योंकि वो अपनी पावर ही नहीं देना चाह रहे। हसन, मैं आपको यहाँ पे एक सवाल, बड़ा आपने ये बहुत अच्छा लोकल गवर्नमेंट का एक जो टॉपिक इसको छेड़ा, मैंने आपसे, मैं क्योंकि खुद हम लोग प्रैक्टिस पे देखते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें सरकार के साथ हम काम भी करते हैं, मैंने ये चीज नोट की है कि क्या मेरे नजरिए में मैंने ये देखा, और आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि क्या हमारे लोग इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के लिए तैयार भी हैं या नहीं। क्योंकि आपको पता है कि करप्शन कितनी रैम्पेंट है और हर जगह, हर लोएस्ट लेवल के ऊपर थोड़े से, अब आप देखिए कि आज ये एहसास प्रोग्राम हो रहा है और इसके तहत सिर्फ एक बेसिक जो नीड की चीजें लोगों तक पहुंचाई जा रही है, बेसिक एड जा रही है, इवन उसमें भी वो गबन करना नहीं छोड़ते। तो डू यू थिंक कि जब अगर ये लोकल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इनको पैसा दिया जाएगा तो वहां एक मैस स्केल करप्शन नहीं होगी? इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज क्लियर कीजिए। देखिए, आई थिंक इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं इसे देखने के लिए। ऑफ कोर्स एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट और एक हमारा लीगल अकाउंटेबिलिटी का एस्पेक्ट है। अकाउंटेबिलिटी में तो आपको पता है हमारा इदारा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नैब का शायद कुछ ज्यादा ही प्रोएक्टिव हो गया है, शायद बेहतर चेक्स एंड बैलेंस की जरूरत है। बट जो इसकी पॉलिटिकल रियलिटी है, मेरा ख्याल ये है, एंड अगेन हम इस चीज के बारे में श्योर आंसर नहीं दे सकते क्योंकि हमने कभी लोकल लोकल सिस्टम में, क्योंकि आपका कनेक्शन विद द पीपल यू आर सपोज्ड टू रिप्रेजेंट ज्यादा क्लोज होता है, इतना रिमोट नहीं होता जितना एक फेडरल मिनिस्टर का है, एक आम आदमी का। लोग शायद ज्यादा अकाउंटेबल रख सकें क्योंकि उनकी उन लोगों के साथ पहचान ज्यादा होगी और उन लोगों को पता होगा कि ये जो बंदा है ये अगर इस तरह की चीजें करेगा, अगर करप्शन वगैरह होगी, अब हमारे लोगों की एपेटाइट नहीं रही इन चीजों के लिए, मेरे मुताबिक एटलीस्ट जो हम कॉन्वर्सेशंस देखते हैं वगैरह, और जरूर शायद आपका डिफरेंट व्यू हो इस पे। मेरे ख्याल से ये एक ऐसी एक्सपेरिमेंट है जो हमें देखनी चाहिए और करनी चाहिए। आई थिंक लोगों में शायद एक ट्रस्ट डेवलप एक्चुअली हो जाए सियासतदानों के लिए, क्योंकि अभी आम आदमी अक्सर ये सोचता है कि उसके वोट की शायद वैल्यू नहीं है, राइट? मगर जब वो देखेगा लोकल लेवल पे, जब एक स्मॉलर कंस्टिट्यूएंसी होती है, उसके वोट्स की शायद वैल्यू होती है, वो उन लोगों को जानता है जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में होते हैं,
शायद अकाउंटेबिलिटी बढ़ सके। एट द एंड ऑफ द डे, आई मीन, अमेरिका ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उनके तो शायद कुछ ज्यादा ही इलेक्शंस होते हैं, उस स्कूल बोर्ड का लेके हर जगह तक उनका इलेक्शन होता है, तो वहां पे हमने कुछ देखा कि इस लेवल की अकाउंटेबिलिटी हुई है, मगर अगेन सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये चीजें हमें क्लियरली नजर आ सकती हैं। तब जरूर आप बात करें कि 18वीं तरमीम में शायद ये कमी है, मगर इस पॉइंट पे दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम विद द 18th अमेंडमेंट, दिस इज अ प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशन। आइन में आप बहुत कुछ डाल सकते हैं, मगर अगर आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जाएंगे, अगर आपका मुल्क रेडी नहीं है उस चीज के लिए, तो वो बस एक लेटर्स रह जाते हैं कागज पे फिर। सही है। हसन, वी आर नेयरिंग टुवर्ड्स द एंड, और क्योंकि आपको पता है कि हम थोड़ा क्रिस्प रखते हैं फॉर द ऑडियंस, आप 1 मिनट में अगर इसको वाइंड अप करें कि आपके ख्याल में सूबों को और फेडरेशन को अब ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मुल्क को ओवरऑल बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचे? आई थिंक इस वक्त सबके दिमाग में एक ही नंबर 1 चीज है जो हमारी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, जो इस वक्त पाकिस्तान देख रहा है। आई थिंक बहुत नेसेसरी है। सारी सियासी जमातों ने एक दूसरे के साथ बहुत मडस्लिंगिंग की है इन द पास्ट, और आई थिंक यहाँ पे ये कहना कि कौन कल्प्रेट है सबसे बड़ा, वो नेवर एंडिंग डिबेट है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वक्त ये है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जैसे इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश किया जाए, और सारे प्रोविंसेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एक यूनिफाइड सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें इस क्राइसिस से डील करने के लिए, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट लड़ती रहेंगी, आम आदमी सफर करता रहेगा। आज हमने इतना बड़ा स्पाइक देखा है कोविड के केसेस में कि देखें, हम तो शायद इस चीज को वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं हम। बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जो who are not interested in these highly technical legal debates जो कि आप engage हो रही हैं। आप उन चीज़ों की ज़रूर बाद में बात करना, मगर इस वक्त आपको कुछ किस्म की यूनिटी चाहिए, एंड आई थिंक दे इसलिए फोरम्स लाइक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाए गए थे। आपको चाहिए उन्हें इम्प्लीमेंट करें, एंड यू ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन कि हमने इस हेल्थ क्राइसिस को किस तरह रिजॉल्व करना है। बिल्कुल सही है। Hassan, thank you so much for your time. I think this is one of the most informative sessions that I've had in the past month or so. और आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी grip है. You've come up with excellent solutions, and I would request you that कि हम इसमें further अपने और programs को भी इसको continue करें, और आप अपना time spare करते रहें मेरे लिए इस session में. Thank you. Thank you so much. Thank you. Very, very kind of you. Thank you.